हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एक्सिस आईएएस। मैं हूं संदीप कुमार। हम लोग पॉलिटी एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे, उसके चैप्टर वाइज उन पर चर्चा कर रहे थे। 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे और नए चैप्टर का जो थीम है वो बाजार में कमी, यानी इसको सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो उत्पादक है, उत्पादन से लेकर के जो उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचती हैं, इसके अंतर्गत जो श्रृंखला है यानी चेन है, वो किस प्रकार बनती है, कैसे किसको अधिकतम लाभ होता है, किसको मिनिमम लाभ होता है और कैसे श्रृंखला काम करती है। इसमें लोगों का क्या महत्व है, छोटे दुकानदारों का क्या महत्व है, बड़े दुकानदारों का क्या महत्व है। देखो, ये जो हम डिस्कस करते हैं ना, ये हमारा मेंस, चाहे सीएससी का मेंस हो या यूपीपीसीएस का मेंस हो या कोई भी एग्जाम का मेंस हो, मेंस में ये सारे टॉपिक्स काम आते हैं। ठीक है, जो शब्द संग्रह आप सीखते हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रीलिम्स मेंस है ना, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपसे काम आती हैं। और इंटरव्यू में ज्यादातर केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम जो हमारी फूड चेन है या हमारी वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित चेन है वो कैसे काम करती है, तो उसी के संबंध में हम आज देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कुर्नेल में देखो, जो कहानी है एक कमीज की। ठीक है, कमीज मीन शर्ट। ठीक है, वो कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, कौन कौन लोग उससे जुड़ते हैं, है ना, प्रारंभिक उत्पादन उसका कैसे होता है, किस प्रकार वो शर्ट में तब्दील होती है, ये सारी चीजें। जैसे आप बुक खरीदते हैं, आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। ठीक है, आपके सामने तो चकाचौंध होकर नई चीजें आती हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि वो सारी चीजें कैसे बनती होंगी? तो चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सपना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? क्या व्यापारी ने सपना को कम मूल्य पर क्यों दे दिया? आपके विचार में बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? उसके स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है ना, ये सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो कुर्नूल एक आंध्र प्रदेश का जिला है जहाँ कपास उत्पादन करने वाले किसान की एक कहानी है। छोटे किसान है, अपने छोटे केस में कपास उगाते हैं। कपास के पौधों से आए डोडे, डोडे मीन्स वो जो फल लगते हैं, पक रहे हैं, उनमें कुछ चटक भी हो चुके हैं। चटक मीन्स फूट जाना, जैसे फूल खिलता है वैसे कपास के जो डोडे होते हैं वो फूल खिल जाते हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। स्वप्ना एक लड़की है, एक पात्र है जो क्या कर रहा है, किसान के खेतों में काम कर रही है और रुई बिनने का काम कर रही है। रुई भरी है और चटक नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई के फल फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिनों का समय लगता है। अब जैसे गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है, आप गेहूं काटने, व्यापारी उनको बोता है, फिर पानी देता है, फिर धीरे धीरे वो फसल पकती है। पकने के बाद कुछ समय लगता है उसको काटने से, उसको गेहूं निकालने में। गेहूं निकालने से वो फिर कंपनियों में जाता है, या हम आप लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, धुलाई करते हैं, फिर सुखाते हैं, सुखाने के बाद चक्की भेजते हैं, जिससे आटा तैयार होके आता है। ठीक है, सीधे खेत से रोटी नहीं बन के आती, ना सीधे से खेत से शर्ट बन के आता है। इसमें एक प्रॉपर लोगों की श्रृंखला होती है। कुछ किसान होते हैं, कारीगर होते हैं, दस्तकार होते हैं, कंपनियां होती हैं, ठीक है, विज्ञापन आदि वाली कंपनियां होती हैं, देन आप तक वो पहुंचता है। तो रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना ने उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले गई। फसल बोनी शुरू करने के समय सपना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक। जनरली हमारे गांव के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र से व्यापारियों से पैसा, बीज, धान, ये सारी चीजें खरीदते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो वो उसी व्यक्ति को बेचते हैं। तो ये एक प्रकार की मोनोपोली चलती है ना। अब सरकारें उन पे किसानों को थोड़ा सा बीज, खाद वगैरह मुहैया कराने लगी हैं, तो जिससे किसानों को अपने उत्पादन की बेहतर कीमत मिल जाती है ना। अब खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर, यानी 2500 रुपए कर्ज लिया था। स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि स्वप्ना वादा करवा लिया था कि वो अपना सारी रुई क्या करेगी, उसी को बेचेगी। अब कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि, पानी, ठीक है, बीज, और फसलों के लिए लोगों को लगाना, यानी लेबर जो होता है, ठीक है, उन लोगों के लिए काफी पैसा लगाना पड़ता है। देन फसल निकल करके आती है। इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए किसानों को क्या करना पड़ता है, पैसा उधार लेना पड़ता है, चाहे वो बैंक से लें, केसीसी के माध्यम से, या किसी अन्य व्यक्ति से लें, या किसी साहूकार महाजन वगैरह से लें। ठीक है, व्यापारी परिषद में 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे।
1500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपए में तय हुई। व्यापारी ने ऋण दिए 3000 रुपए काट लिए और 3000 कपना को वापस दे दिए, केवल 3000। रुई सस्ती बिक रही है बाजार में, बहुत रुई आ गई है, व्यापारी कहता है। उसके बाद 4 महीने जी तोड़ मेहनत, यानी देखो किसान जो होता है ना, जी तोड़ मेहनत करता है, धूप छांव, और उसके बाद उसका जो आइटम यानी जो उत्पादन होता है वो सस्ते दामों पर बिक जाता है, जिससे किसानों की गरीबी दूर नहीं हो पाती, वो फसल नहीं खरीद पाते, अन्य चीजें बोने के लिए फिर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, तो वो हमेशा चारों तरफ क्या है, कर्ज के जाल में बुने रहते हैं। तो यहाँ बात हो रही है, व्यापारी अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे, मेरा विश्वास ना हो तो कुंडल के बाजार में जाकर पता कर लो, सपना नाराज ना हो। ठीक है। अब इरोड़ा कपड़े के बाजार में आते हैं, तो ये हो गया कितने, 1500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से 6000 सपना को मिले, और 6000 में 2500 उसने कर्ज लिया था, 500 उसका ब्याज हो गया 4 महीने का। दिन सपना को कितने मिलते हैं, 3000 रुपए मिलते हैं। अब सोचो 4 महीने मेहनत करने के बाद, और अकेले नहीं परिवार के साथ मेहनत करने के बाद कितने मिले, 3000 रुपए मिलते हैं। ठीक है। यद्यपि सपना जानते कपास 1800 रुपए प्रति कुंटल में बिकेगी, अगर कर्ज नहीं लिया होता, अपने पैसे से कपास का उत्पादन किया होता, तो उसका ये जो रुई है वो 1800 रुपए केजी बिक जाती है। ठीक है। तो उसको कितना लाभ होता, पर कुंटल के हिसाब से 300 रुपए का उसको लाभ होता। लेकिन व्यापारी ने क्या किया, ठीक है, उसने एहसान किया था, वो एहसान का बदला उसने चुका लिया। कर्जे के लिए उस पर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए, जैसे बीमारी के लिए भी वो उससे पैसे ले सकते हैं, स्कूल बच्चों की स्कूल की फीस, है ना। वर्ष के ऐसा भी आते हैं जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता, तो कोई आय भी नहीं होती, और उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहना पड़ता है, यानी ऋण लेकर खाना पीना, अन्य बाजार की वस्तुएं, कपड़ा इत्यादि खरीदना पड़ता है। कपास की पैदावार करके जब भी सपना आए उस बस से थोड़ा ज्यादा होती है, मजदूरी करके कमा लेती है, किसानी ही नहीं करते वो। अब इरोड़ तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार इरोड़ का बाजार, कपड़ा बाजार संसार के सबसे बाजार विशालों में है, तो आपको ये याद रखना चाहिए ये फैक्ट। ठीक है। इरोड़ बाजार कहाँ है, तमिलनाडु में है, और संसार के विशालतम बाजारों में एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है, आसपास के गांव से बुनकर द्वारा बनाया गया कपड़ा भी, ठीक है, बिकने के लिए आ रहता है। बाजार में कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं। ठीक है। कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों में अन्य व्यापारी भी इस बाजार से कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको बुनकर भी मिलेंगे, जो व्यापारियों के आर्डर अनुसार कपड़ा वहां बनाकर लाते हैं। यानी कौन मिलेगा, उत्पादक भी मिलेगा, व्यापारी, बुनकर और उपभोक्ता, ये सारी सब एक जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो क्या हुआ होगा, ये देखो मशीनें हैं जो क्या करते हैं, धागे से कपड़े को बनाते हैं, ये दस्तकार कारीगर लोग हैं जहां पर वो काम करते हैं। ठीक है। दादनी व्यवस्था, ददनी व्यवस्था कई बार पीसीएस में पूछी गई है, आईएएस प्री में भी पूछी गई है। ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको, ददनी व्यवस्था का मतलब जो बुनकरों द्वारा कपड़ा तैयार करा जाता है। कपड़ा उपलब्ध कराने का जो ऑर्डर मिलता है, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत ले लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था ने बुनकरों को इस प्रकार 2 लाभ प्राप्त होता है। एक तो बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, और तैयार माल को बेचने के लिए किसी अन्य व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले से ही तय हो जाता है कि नहीं, हम ये माल जो बना रहे हैं आपसे ही सूत लेंगे और आपको ही कपड़ा देंगे, और जो भी उनकी कारीगरी, ठीक है, वो पैसा होता है व्यापारी द्वारा उनको दे दिया जाता है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों की निर्भरता के चलते व्यापारियों को क्या होता है, वर्चस्व ज्यादा होता है। वे ऑर्डर देते हैं क्या कपड़ा बनाया जाना है, और इसके लिए बहुत कम मूल्य देते हैं। ठीक है। यानी ज्यादा लाभ कौन कमाता है, व्यापारी वर्ग कमाता है। ओके। इरोड़ा के कपड़े बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं, व्यापारी, बुनकर, निर्यातक। बुनकर व्यापारियों को किस तरह निर्भर है, किस तरह निर्भर, भाई सूत लेता है उसी से, और उसी के माध्यम से ही कपड़ा बेचेगा, है ना, क्योंकि इसको इतनी जानकारी नहीं होती, इतना पैसा नहीं है कि सूत वो खरीद के लाए। जो लोग खरीदते हैं उनको मार्केट में उनको बेहतर कीमत नहीं मिलती। यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े को बेचते हैं, उन्हें 3 गुना ज्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है, आपको चर्चा करनी है। यह तभी संभव है जब उनको कम मूल्य पर या उचित मूल्य पर उनको पैसा दिया जाए।
ठीक है, सरकार उनकी मदद करे, संगठन उनकी मदद करे, तो ऐसा हो सकता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी तरह ददनी व्यवस्था पापड़, बीड़ी, मसाले आदि बनाने में भी देखने को मिलती है। पापड़ बनाना है, जैसे गुजरात में पापड़ बनते हैं, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप गांव इलाके में आप देखते होंगे, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जहां पर लोगों से ऋण लेकर के वो दूसरे से सामान खरीदते हैं, या व्यापारी लोग उन्हें सामान देकर क्या करते हैं, उनको मजदूरी दर पर ही काम करा लेते हैं। इस संबंध में जानकारी का आपके इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना है, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय का पता लगाइए, है ना, कितना लाभ प्राप्त करते हैं, कैसी चीजें जनती हैं। अब देखो, फिर आते हैं अपनी कहानी पे, किस कीमत पर बेचा जाएगा कपड़ा में, व्यापारी या कपड़ा पहनने वाले के वस्त्र बनाने वाले कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। अगर किसान सीधे कंपनियों को बेचे तो किसानों को लाभ होगा। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। करघे में जहां कपड़ा बनाया जाता है। करघे का मूल्य 20,000 रुपए, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपए निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता, यानी काफी सारे लोग लगते हैं। परिवार दूसरे वयस्क सदस्य 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। दूसरे कार्य के लिए द्वारा वे महीने में 35 रुपए ही कमा पाते हैं। ठीक है, अब सोचो, इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें क्या मिला? व्यापारी बनकर या ददनी व्यवस्था। ठीक है, पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है। यहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग की व्यवस्था प्रचलित है, जैसे गुजरात, यूपी के कुछ जिलों में, ठीक है, तमिलनाडु, केरल में भी है, बंगाल, ठीक है। जहां भी कपास का उत्पादन, सूत का उत्पादन, है ना, रेशम का उत्पादन होता है। अगर हम उत्तर भारत की ओर देखें, जहां ऊन का उत्पादन होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या है, वहां पे यही समस्याएं चलती रहती हैं। अब देखो, सहकारी संस्थाएं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे तुम्हारा खादी ग्राम उद्योग, हमने देखा ददनी व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आप कोऑपरेटिव बैंक देखें, सहकारी बैंक वगैरह, उस प्रकार की एक संस्थाएं होती हैं जो क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, एक सरकारी संस्था में वे लोग जिनके समान हित है। अब सरकारी संस्थाएं खेतों में भी हो सकते हैं, सारे खेतों को इकट्ठा करके, ठीक है, वो एक साथ खेती करते हैं। जो लाभ होता है आपस में बांट कर लेते हैं। इकट्ठे होकर पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्थाओं में बुनकर का एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत के व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और बुनकरों में बांट देते हैं। जैसे आपने गुजरात में लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान में लिज्जत पापड़ में क्या करती हैं, महिलाएं बनाती हैं, ठीक है। वो सहकारी संस्था के तौर पर काम करती हैं और क्या करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करती हैं, मार्केटाइज भी करती हैं, लेकिन इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो क्या करें, अच्छे अच्छे विज्ञापन दे सके जिससे ज्यादातर लोग खरीद सके। ठीक है, इससे क्या होता है, बुनकरों को उचित मूल्य प्राप्त होता है जो मार्केट में चल रहा होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य की सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदने में कर उनकी मदद करती है। जैसे तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेते हैं। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से कपड़ा खरीद कर को ऑप्टेक्स की दुकानों के माध्यम से बेचती है। जैसे खादी की दुकानें हैं ना, ठीक है, सरकार के अंडर में ही चलती हैं। ठीक है, सहकारी संस्थाएं हैं जो किसानों से सीधे अटैच होती है और बुनकर, किसान वो सीधे आपस में जुड़े हुए होते हैं एक चेन के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, महिला मजदूर बटन टाप कर रहे हैं, यानी बटने लगा रहे हैं शर्ट वगैरह में। अब दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात में करने का कारखाना, काफी लोग वहां बनाते हैं। विरोधा के व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित दिल्ली कपड़ के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखानों को भेजता है। विरोधा से कहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री को इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करते हैं। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, रेड चीफ, विशाल मेगा मार्ट, ना, बिग बाजार, मॉल वगैरह पड़े थे ना, वो मार्केट में यहाँ जाता है। ठीक है, व्यापार करते हुए माल खरीदने वालों को न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं।
यानी कम से कम मूल्य पर खरीदेंगे। साथ ही वे सामान के उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। अगर समय पर सामान डिलीवरी नहीं होगा तो वो आपको पैसा काटेंगे, गुणवत्ता खराब होगी तो भी आपको पैसा कम देंगे। जरा सा दोष युक्त करने होने पर या माल में जरा सा विलम्ब होने पर सख्ती से निपटा जाता है। सोचो, ठीक है। ग्राहकों को इस प्रकार से बढ़ते दबाव के कारण वस्तु निर्यात करने वाले कारखानों खर्चों कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। कोई काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी यानी जीने भर का पैसा देते हैं। कभी कभी तो बहुत कम हो जाता है। और देकर अधिकतम लाभ कौन कमाता है? वे कमाते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट भी वही ज्यादा करते हैं, है ना। मशीनों पे, लोगों पे, विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। अब देखो, मजदूरों का भुगतान कैसे? दर्जी को कितना? 3,000 रुपए प्रति माह। स्तरीय प्रेस करने वाले को 1.50 रुपए प्रति पीस देते हैं। जांच करने वाले को 2,000 रुपए प्रति माह। धागे काटना, बटन लगाने को 1,500 रुपए प्रति माह। और इसमें ज्यादातर महिला वर्ग ही काम करता है, ठीक है। अब देखो, कमीज लाभ कितना? वो 600 रुपए। कैसे? विज्ञापन पर 300, भंडारण आदि पर 100 रुपए, क्रय मूल्य किया गया था 200 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कपड़ों की दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई जिनकी कीमत क्या है? $26 रखी गई। अब भारत में देखना है तो 80 से गुणा कर दो, ये 1,200 रुपए में बेची जाएगी। चित्र के अनुसार रिक्त स्थान। कमीज के व्यवसायी ने दिल्ली वस्त्र निर्यातक से कमीजें खरीदी, ठीक है, हिसाब से खरीदी। अब कितना कम रुपए में खरीदा होगा? संचार साधनों के द्वारा विज्ञापन पर खर्च किए, ठीक है। और कई सारी अन्य मदें हैं, जैसे रखरखाव, प्रबंधन, स्टिकर लगाना, लेबलिंग करना, पॉलिथीन में पैक करना, ठीक है, धागों का गरा की कटाई करना, ठीक है, लागत पड़ी। जबकि उसके 1,200 रुपए पर बेचता है, यानी 600 रुपए उसका क्या हुआ? लाभ हुआ। मान लिया 200 रुपए में यहां से खरीदा, उसके बाद फिर उसने कितना खर्चा किया हुआ? भंडारण आदि पर उसने 100 रुपए, ये संचार माध्यमों पर 300 रुपए विज्ञापन पे उसने खर्च कर लिए, 500 हो गया। 100 रुपए उसने रख रखाव के लिए खर्च कर दिए, कुल मिलाकर के 600 रुपए हो गए। और बेचा कितने में? 1,200 रुपए में। कितना लाभ हुआ? 600 रुपए का लाभ हुआ। ओके, अब देखो कितना अंतर आया। वस्त्र निर्यातक के 200 रुपए प्रति किसी को बेची गई, यानी 200 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से बेची गई। कच्चे माल का मूल्य 70 रुपए, 130 रुपए इसको लाभ हुआ। तो ये क्या है? वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। कि श्रृंखला में एक पायदान से ऊपर पायदान में मूल्य क्या है? बढ़ता जाता है। प्रति कमीज कार्यालय चलाने के लिए 15 रुपए खर्च करने पड़े तो उसी तरह जो भी उनका खर्च होता है वो निकाल लेते हैं। अब बाजार में कौन लाभ सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभ कमाता है? बाजारों में श्रृंखला रुई के उत्पादककर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है, ठीक है। मान लिया क्या है, स्वप्ना ने क्या किया था? रुई का उत्पादन किया। रुई के उत्पादन को किसने खरीदा? व्यापारी ने। व्यापारी ने किसको दिया? कारीगर को। कारीगर से क्या हुआ? फिर व्यापारी के पास आया। व्यापारी ने क्या किया? दिल्ली की मार्केट में बेचा। मार्केट वाले ने क्या किया? मार्केट वाले ने ऊपर उसको किया, है ना, उसकी साफ सफाई की, मार्केटिंग की, लेबलिंग की, ठीक है, कटिंग वगैरह करके उसने क्या किया? यूएसए के एक मार्केट को सप्लाई कर दिया। यूएसए की मार्केट क्या है? वो छोटे छोटे स्टोर चलाते हैं। अब स्टोर से कौन खरीदेगा? उपभोक्ता। अब सोचो, रुई का उत्पादन किसने किया था? स्वप्ना ने। स्वप्ना से कहां धीरे धीरे श्रृंखला पहुंची? उपभोक्ता पर। अब बीच में कितने लोग हैं इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बाजार और समानता फिर आती है। विदेशी व्यापारी ने बाजार से अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार को मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूर्ति लायक ही कमा सकते हैं। यानी जो फैक्ट्री वर्कर थे वो क्या है, उनको सीमित वेतन मिलता था जिससे वो अपनी सिर्फ जिंदा रह सके, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कपास उगाने वाली छोटी किसान इरोडा के उपकरणों से कड़ी मेहनत करी, लेकिन बाजार में उन्हें उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी व्यापारियों की स्थिति के बीच है, ठीक है। व्यवसायी या व्यापारी की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते, यानी बाजार में समानता नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर है। अब ये देख लो, आप स्टोर देख सकते हैं, ठीक है।
अब तो काफी सारे लोग स्टोर गए हों, मार्केट गए हों, तो इसी तरह कपड़े लगे होते हैं, सब पे टैग लगा होता है। छोटी दुकानों पे हम क्या कर लेते हैं, मोल तोल कर लेते हैं, लेकिन बड़ी दुकानों में शर्म आती है कि मोल तोल करेंगे यार। फिर वहां डिस्काउंट देखते हैं कि इस पर कितना डिस्काउंट है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं। अब देखो, क्या आप जानते हैं कि आप रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं, उसके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है। अब सोच, स्वप्ना से लेकर के कहाँ तक आया, यूएसए के स्टोर तक, कितने लोग बीच में थे। ठीक है, एक और बाजार में लोगों को काम करने, उनको बनाने और बेचने का अवसर देता है। जो वे उगाते और बनाते हैं, किसान यहाँ रुई बेच सकता है, बुनकर अपना बनाया कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण, छोटे किसान स्वप्न के मामले, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, सामान बेचने के लिए जैसा दादन व्यवस्था, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र कारखानों में काराबानों के लिए, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। ठीक है, उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता उनके वर्क का या उनके उत्पादन का। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई रास्ते हैं। उत्पादन मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं। ठीक है, कानूनों का दृढ़ता से पालन हो, जैसे मिनिमम वेजेस का जो प्रावधान है उसको दृढ़ता से पालन किया जाए, और स्किल के हिसाब से क्या कह रहे हैं, वेतन मिले। अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे सहकारी संस्थाएं कानून की, यानी जो हमारा 10th चैप्टर है उसमें ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का अभ्यास में आपने समझ में आया होगा कि कैसे कमीज का निर्माण होता है, या अन्य वस्तु का, किसी बुक का निर्माण के लिए लुगदी उत्पादन, फिर कागज बनेगा, कागज को कंपनियां खरीदेंगे, कंपनियां खरीद कर उसको अन्य लोगों को मार्केटाइज होगा, विज्ञापन आदि पर खर्च किया जाएगा। जैसे अपना व्यापारी को रुई बेचती है, ग्राहक सुपरमार्केट से इन कमीजों को खरीदते हैं, व्यापारी जिनिंग मिलों में रुई बेचते हैं, गवर्नमेंट निर्यातक कमीजें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीजें बेचते हैं, सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत व्यापारी को सूत बेचती हैं, बुनकर कपड़ा तैयार कर लाते हैं। जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं और उनके गट्ठर इकट्ठा करते हैं। इनको क्या करना है, आपको इनमें भरना है कैसे काम होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कपास का उत्पादन। ठीक है, कपास को मार्केट में बेचा गया, व्यापार दूध काटने वाले को दिया ना, जो धागा बनाएगा। धागा बनाने से फिर क्या है, उसको साफ सफाई की गई, रुई की साफ सफाई की गई, फिर कपड़ा बनाने के लिए आया। ठीक है, धागा कपड़ा बनाने वाली कंपनी को आया, यानी बुनकर के पास। बुनकर क्या करेगा, उनको कपड़ा का निर्माण करेगा, यानी कमीज का निर्माण करेगा। उसके बाद फिर दिल्ली की कंपनी में जाएगा, या इरोडा व्यापारी के पास जाएगा, जिनिंग मिलों में जाएगा जिसमें साफ सफाई होगी। देन उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये उल्टा मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को इधर से रुई यहाँ से स्टार्ट करनी है, इधर को लेकर के जाना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसको दिल्ली की मिलों में उसको साफ सफाई की गई, बटन टाके गए, उन लोग कारीगरों को दिया गया। देन अंतिम रूप से क्या किया गया, जो स्टोर्स मालिक हैं, कहाँ के, यूएसए के जो व्यापारी हैं, उनको दे दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया, उसने उत्पादक को बेच दिया, आप तक कपड़ा पहुंच गया। तो ये सारी इतने टर्म्स हैं, ये श्रृंखला है हमारी, जिसको हम आपूर्ति श्रृंखला कह सकते हैं। ठीक है, या उत्पादन श्रृंखला बोल सकते हैं, उत्पादन में जो लोग लगे। ठीक है, उत्पादन श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कई सारे परिवहनों का, कई सारे मशीनों का, ये सारी चीजें इकट्ठा हुई होंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेचती, कारण आपको पता है, क्योंकि व्यापारी से सपना ने उधार लिया था बीज खाद खरीदने के लिए, इसीलिए उसे बेचना पड़ा। वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन करना है। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय नहीं होता? ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिन्हें हम सब इस्तेमाल करते हैं, वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकता है। चर्चा कीजिए कि वस्तुएं बाजारों में किस श्रृंखला से होती हुई आती हैं। क्या आप तक पहुंचती हैं, आप लोगों के पास कैसे सोच सकते हैं, उत्पादन में मदद होगी। ठीक है, फिर ये कथन दिए गए हैं, उनको आपको 9 कथन दिए गए हैं, वो आपको लगाना है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे जिनिंग मिल क्या होती है,
ठीक है। वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किया जाता है, रुई को दबाकर गट्ठर बना लिए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिया जाता है। इस गट्ठर को देखना है ना, तो जहां रजाइयां वगैरह बनती हैं, ठीक है, लोकल मार्केट में भी बनती है, छोटी छोटी मशीनें लगा करके लोग बनाते हैं, वहां जो गट्ठर बन के रुई के आते हैं वो अलग है। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों को माल को बेचता है, एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्टर, और आयातक को इम्पोर्टर। ठीक है। मुनाफा जो आमदनी हुई सारे खर्चों को घटा देने के बाद, मान लिया 70 रुपए का क्या खरीदा था, या आगे से कर लेते हैं, 200 रुपए के कमीज से प्लस 100 रुपए का विज्ञापन, 300 रुपए अदर खर्चा निकाल दिया गया। 100 रुपए खर्चा था कारीगरों का, 300 रुपए का विज्ञापन, 600 का तैयार हुआ, 1200 का बेचा। ठीक है। अब बीच में प्लस माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 600 रुपए का ये आमदनी है। ये खर्च आमदनी को घटा, आमदनी जितनी भी हुई उसमें खर्च को घटा दिया जाए तो मुनाफा प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। ये चैप्टर को पढ़िए, सिंपल से चैप्टर है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे ददनी प्रथा क्या होती है, ठीक है, एक चेन सिस्टम है जो मार्केट के लिए वो कैसे काम करता है, वो सारी चीजों को देख करके आपको आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। कोई भी समस्या आती है तो आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।